जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अच्छा, वेरी ब्रीफली, वेरी क्विकली, बगैर तमहीद बांधे, उन्वान मिला था हमें। जी, उन्वान मिला था हमें रोल ऑफ यूथ एंड कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। और उसके बाद जो है वो फिर चूंकि पहले बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक करके दिया गया और फिर बाद में उसको जनरलाइज किया गया। फिर जो है बाद में दोबारा से चीज़ें वो मसला कश्मीर के हवाले से आ गई और फिर नौजवानों की जिम्मेदारियां। तो मैं इसको वहीं से कनेक्ट करते हुए जो है उसी तसलसल को आगे बढ़ाऊंगा। अब चूंकि साउथ एशिया के हवाले से और यहाँ के मसाइल का पूछ रहे थे, तो याद रखिए कि ये जो साउथ एशिया है, इसका सबसे बड़ा जो मसला है वो मसला कश्मीर है। और इस वक्त ये जो सारा सार्क रीजन है, ये खतरे की लपेट में है। और हम ज़ाती तौर पे ये समझते हैं कि मसला कश्मीर का हल ना होना इस पूरे खित्ते में अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अब यहाँ पे चूंकि बहुत सारी चीज़ें फारूक आजम साहब भी बड़ा अच्छा उन्होंने तबसरा पेश किया बीच में, और भी नौजवानों ने कुछ जिन पॉइंट्स पे बात की है, मैं उसको ज़रा डिस्कस नहीं करूँगा, आगे चलता हूँ उससे। बुनियादी जो सवाल है वो ये है कि आए रोज़ मसला कश्मीर पे वेबिनार्स भी हो रहे हैं, सेमिनार्स भी हो रहे हैं, टेबल टॉक्स भी हो रही हैं, थिंक टैंक्स भी बने हुए हैं, काम हो रहा है। लेकिन आखिर ऐसी क्या रीज़न है कि हम पीसफुल सेटलमेंट की तरफ नहीं आते? वो ऐसे कौन से मुहर्रिकात हैं? तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ और इन तमाम नौजवानों से भी कहता हूँ कि सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम प्रॉपरली इस मसले को ठीक तरीके से एड्रेस ही नहीं कर सके, प्रॉपर हम एडवोकेसी नहीं कर सके मसले की। याद रखें, हमने मसला कश्मीर पे जब भी बात की तो हमने टेरिटोरियल एस्पेक्ट को जो है वो प्रोजेक्ट किया। लेकिन याद रखें, जो मॉडर्न लॉबिंग की टेक्निक्स हैं वो हमें ये बताती हैं कि आपने किसी भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी का मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट जो है वो पेश करना है। याद रखिए, हमने दुनिया को ये बताना है कि ये सिर्फ एक ज़मीन का मसला नहीं है, बल्कि ये एक कल्चरल इशू भी है, ये लैंग्वेज का इशू भी है, ये जो है वो ह्यूमन राइट्स का इशू भी है, ये जो है लैंग्वेज का मसला है। अब आप जब सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो आप रेफरेंस के तौर पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के जो वो पूरे 30 आर्टिकल्स हैं, उनको आप जो है वो सामने प्रेजेंट कर सकते हैं और तफसील के साथ जो है वो बात कर सकते हैं। राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू ट्रेवल, ये सब चीज़ें अगर आप सारे 30 आर्टिकल्स को देखें, आप मसला कश्मीर पर जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर बड़ी तफसील से जो है बात की जा सकती है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मगरिब के जो है लहजे में, मगरिब की ज़ुबान में और फिर मगरिब के बताए हुए तरीक़ेकार को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप अपने मसले को प्रेजेंट करेंगे तो वो यकीनन आपकी बात सुनेंगे। हम हमें तारीखी पस मंज़र का भी पता हो, लेकिन हमेशा फिर हम सिर्फ इसको ज़मीनी तनाज़ा बना के जब पेश करें कि जी, और फिर बाद में वही चीज़ें रिपीट की जाती हैं आए रोज़ कि जी ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू महाराजा गुलाब सिंह, और फिर गुलाब सिंह was the ruler of Kashmir. As he died, so his kingdom passed on to Hari Singh. Hari Singh established himself as an independent ruler, and so on. तो बात ये है कि जब आप बैनुल-अक़वामी सतह पे जाते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जाते हैं, उन्हें क्या इंटरेस्ट है आपके डोमेस्टिक मामलात की? आप उनको सिंपली बताएंगे कि जी ये ह्यूमन राइट्स का इशू है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों से वादा किया कि वो उनको हक़ खुद इरादियत दिलाएगा, लेकिन अब जब कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादियत की बात करते हैं तो हिंदुस्तान जो है वो गासिब हिंदुस्तान, वो जो है उन पे आज तक अपना गासिबाना तसल्लुत कायम किए हुए है और वो उनको तकलीफें देता है। तो ये इस पिछले 30 साल के अरसे में हमने देखा कि हम लॉबिंग में और सिफारतकारी में बहुत कमज़ोर हैं। हम
चीज़ों को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर रहे। अब आप देखिए कि अज़रबैजान का आप मामला देखिए, उसकी जंग आर्मीनिया के साथ है, वो जो एक ईसाई ममालिक है। तो अज़रबैजान की आप डिप्लोमेसी देखें कि ना सिर्फ वो तमाम तर क्रिश्चियन कंट्रीज को ऑन बोर्ड लेते हैं, बल्कि उनकी सपोर्ट भी हासिल करते हैं। ठीक है, तो मसला कश्मीर को हमें जो है इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। नौजवानों को चाहिए, और फिर इस पे इतना ज़्यादा काम किया जा सकता है। आप साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे बात कर सकते हैं। बहुत सारी इंटरनेट के अंदर रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि मकबूजा कश्मीर के 70% नौजवान ऐसे हैं जो मेंटल ट्रॉमेटिक फेज से गुजर रहे हैं। आप इस चीज़ को जो है आगे दुनिया को बताएं। उसके अलावा औरतों के हुकूक पे बात करें, वुमेन राइट्स की बहुत बात की जाती है। अब मसला कश्मीर को वुमेन राइट्स के तौर पे इस पैराडाइम को भी रखते हुए बात करें कि जी वे रेप इज यूज्ड एज अ वेपन ऑफ वॉर। तो आप इस तरीके से बात कर सकते हैं तफसील से। और फिर जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रही हैं, पूरा मैकेनिज्म है इसके पीछे, पूरा एक एजेंडा है। मुसलमानों की अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया जा रहा है, डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। तो इस तरीके से मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, और अगर इंटरनेशनल रिलेशन से उनका ताल्लुक है, पॉलिटिकल साइंस से उनका ताल्लुक है, तो वो मसला कश्मीर पर इस तरीके से अगर लिटरेचर पे आप काम करें, कि कश्मीरी कुनंड्रम पे बात करें आप। लिटरेचर का बहुत ज़्यादा फुकदान है, वेस्टर्न राइटर्स ने बहुत लिखा, हिंदुस्तान के राइटर्स ने लिखा, लेकिन हमारा कश्मीरी जो इंडिजिनस हमारे राइटर्स है वो नहीं लिखते। उसकी क्या रीज़न है? तो इस तरीके से मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमें करना होगा। और दूसरी अहम चीज़ जो हिंदुस्तान हमें वाज़ेह तौर पे शिकस्त दे चुका है, वो है अबलाग का मैदान, नैरेटिव शेपिंग। ठीक है, हिंदुस्तान पूरी दुनिया के सामने दुनिया को ये बताता है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करता है कि कश्मीरी जो है, कश्मीरी नौजवान ये दहशतगर्द हैं, ये दुनिया के खतरनाक तरीन दहशतगर्द हैं। और जो है हमने दुनिया को ये बताना है, उनके इस नैरेटिव को हमने काउंटर करना है। हमने उनको बताना है नहीं, हम दहशतगर्द नहीं है। एलओसी पे जो है क्रॉसिंग्स की बात होती है, आपने दुनिया को बताया नहीं भाई, वहां आके देखो, वहां पे देयर आर उन्होंने फेंसिंग जो है वो की हुई है, वहां पे दो दो लेयर्स हैं, और फिर इन बिटवीन लैंड माइन्स हैं, वहां पे थर्मल इमेजिंग है, मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं, अगर क्रॉसिंग होती है फौरन से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी, यानी अभी चूंकि यहाँ पे और भी वो आपके पास वक्त बहुत कम है, आइंदा जब आप बुलाएंगे तो इस पे बहुत ज्यादा तफसील से बात की जा सकती है। तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिस पे मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवानों को काम करना चाहिए।